फिर इसके बाद बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, फूड पहुंच जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पाइलोरिक स्फिंक्टर से थोड़ा थोड़ा करके फूड को आगे भेजा जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, यहां पर ये जो पतली वाली आपको दिखाई गई है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका कुछ हिस्सा आपको ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है, डुओडेनम कहते हैं। फिर जेजनम है जो पिंक कलर में यहाँ पे नजर आ रही है, काफी सारा इलाका है। और फिर इलियम है जो यहाँ पर गोल्डन येलो से कलर में आपको दिखाई हुई है। तो डुओडेनम, जेजनम और इलियम है, 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, हर एक अपना अपना मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है। अब डुओडेनम पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, 20-25 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट से कुछ छोटी है, और ये आगे जुड़ी हुई है जेजनम के साथ, और इसके अंदर एसिडिक चाइम एंटर होती है, यानी कि वो स्टमक से अब एसिड भी मिला हुआ है उसके अंदर बहुत ज्यादा, और उसके अंदर फूड भी मौजूद है जो बड़ी हद तक डाइजेस्ट हो गई है, तो वो थोड़ी थोड़ी करके आगे की तरफ आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन को एसिड टच करता है तो उसके नतीजे में पैंक्रियाज, लिवर और डुओडेनम बजाते खुद अपने अपनी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, अपने अपने जूसेस प्रोड्यूस करती है। अब यहां पर एक और हार्मोन इन्वॉल्व है, सीक्रेटिन इसको कहते हैं। सीक्रेटिन जो सिक्रीशन करवाता है, तो ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा से प्रोड्यूस होता है, यानी कि इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली दीवार है उसके ऊपर एसिड लगेगा, उस एसिड के रिस्पॉन्स में सीक्रेटिन प्रोड्यूस होगा, और फिर ये ब्लड के जरिए उसी तरह ट्रेवल करेगा, जाएगा पैंक्रियाज में, लिवर में, और साथ ही साथ वापस स्टमक को भी जाएगा, और स्टमक से एसिड की प्रोडक्शन रुकवा देगा। पहली बात, ठीक है। क्या हुआ, स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट हो गई, गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई, नतीजे में फूड थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना शुरू हो गया। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा तो वहां पर एसिड को डिटेक्ट करके उसके नतीजे में सीक्रेटिन एंजाइम प्रोड्यूस हुआ। सीक्रेटिन एंजाइम के 3 टारगेट हैं। सबसे पहले तो वो स्टमक के पास जाएगा, उसको कहेगा कि भाई मजीद एसिड प्रोड्यूस ना करो, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तो सीक्रेटिन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। फिर वो जाएगा लिवर के पास और साथ ही पैंक्रियाज के पास, और उन दोनों को भी कहेगा कि अपनी अपनी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। तो पैंक्रियाज एक बड़ा सा ग्लैंड है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये एक्सोक्राइन टिश्यू भी इसके अंदर पाया जाता है और एंडोक्राइन टिश्यू भी पाया जाता है, यानी कि कुछ चीजें इसकी अपनी पैंक्रियाज की नाली होती है। ये यहाँ पे आपको नाली दिखाई हुई है, ये नाली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर जुड़ रही है, तो इसकी अपनी नाली भी है, और इसकी एक एंडोक्राइन सिक्रीशन भी होती है। पैंक्रियाज से आपको पता है कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, पढ़े हुए हैं। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन पैंक्रियाज से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे वो मतलब ब्लड में जाते हैं और ब्लड से फिर बॉडी को जाकर अफेक्ट करते हैं। तो कुछ इसकी एंडोक्राइन सिक्रीशन है, कुछ एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। तो एक्सोक्राइन सिक्रीशन बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करती है, इसको हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, और ये फूड के तमाम कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब डाइजेशन की जब भी बात आती है तो हमेशा हम बात करते हैं स्टमक की, लेकिन कोई भी पैंक्रियाज को क्रेडिट नहीं देता, हालांकि स्टमक एक चीज को डाइजेस्ट कर रहा है और पैंक्रियाज सारी चीजों को डाइजेस्ट कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स को भी डाइजेस्ट करेगा, लिपिड को भी डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक अमाइलेज प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक अमाइलेज हमारे मुंह में प्रोड्यूस हो रहा था, एक अमाइलेज पैंक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा है, इसको अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। तो ये स्टार्च को अगर कोई बची कुछ चबाने में आप जल्दी जल्दी खा गए, आपने ठीक तरह से चबाया नहीं, थूक को अच्छी तरह से मिक्स नहीं किया, तो बाकी जो स्टार्च बच गया था उसको ये माल्टोज में कन्वर्ट करेगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज। फिर लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है लाइपेज, ये फैट्स को, कॉम्प्लेक्स फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। फिर प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, और जब इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, अब पेप्सिनोजेन की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। वो एक्टिव कैसे होता था, जैसे ही एसिड आता था तो वो फौरी तौर पर खुद ब खुद एसिड के वजह से वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। लेकिन यहां पर
ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरा एंजाइम चाहिए, इसको कहते हैं एंटीरोकाइनेज। तो एंटीरोकाइनेज एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजिन को और कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन फिर प्रोटीन की डाइजेशन का काम करती है। तो इसको भी एंटीरोकाइनेज और ट्रिप्सिनोजिन दोनों को डुओडेनम प्रोड्यूस करती है, और प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है पॉलीपेप्टाइड्स में, यानी कि लंबी लंबी प्रोटीन की चेन्स में, या पेप्टोन्स में। पेप्टोन छोटी प्रोटीन की चेन को कहते हैं। और फिर इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भी शामिल है। सोडियम बाइकार्बोनेट में सोडियम आयन होते हैं, सोडियम आयन फिर वो मतलब बेसिकली कहां से आए हैं सोडियम आयन, जो आपने साल्ट खाया था उसमें से आपने सोडियम अलग कर लिए थे, क्लोराइड निकाल के आपने स्टमक में भेज दिया HCl बनाने के लिए, सोडियम अलग करके यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया है। तो वो सोडियम फिर बेसिक होता है और वो इस HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो चाय जो स्टमक से आ रही है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से, क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं अब वो बेसिक पीएच पे काम करने के लिए बने हुए हैं। टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है मुख्तलिफ एंजाइम्स का कि कौन से एंजाइम की पीएच कौन सी है। चैप्टर 3 में भी आपने इन एंजाइम्स के नाम पढ़े थे, यहाँ पर भी हैं। तो ये एंजाइम ज्यादातर बेसिक पीएच पे काम करने के लिए बने हुए हैं। फिर साथ ही एक और हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर मौजूद है। लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, एक ग्रीन कलर का लिक्विड होता है, वाटरी सा फ्लूइड है, पित्ते का जूस होता है। यानी कि आपने जब वो बकरी वगैरह को ज़िबा करते हैं तो जब कलेजी को अलग करते हैं तो बड़ी ध्यान से पित्ते को अलहदा रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर बाइल होता है और अगर वो बाइल गोश्त के ऊपर गिर जाए तो उसका जायका गोश्त का खराब हो जाता है। तो वो बेसिकली पित्ते को हम कहते हैं गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर हो रही होती है और फिर जैसे ही फूड आती है तो फौरी तौर पर वो गाल ब्लैडर से फूड में शामिल कर दी जाती है बाइल डक्ट के जरिए से। तो ग्रीन वाटरी सा फ्लूइड होता है, इसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते, इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं और बाइल साल्ट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन रिसाइकल होती है। तो उस दौरान मतलब जो रेड ब्लड सेल पुराने 120 दिन बाद मर जाते हैं तो उनको हीमोग्लोबिन रिसाइकल की जाती है उनकी, उसमें से हीम अलहदा कर लिया जाता है, हीम को तोड़ते हैं और तोड़ के बाइल पिगमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यही वो चीज है जिसकी वजह से आपकी फीसिस का कलर अमूमन येलो कलर का होता है। तो ये वो पिगमेंट्स हैं। फिर दूसरी चीज, यानी एक तो वेस्ट प्रोडक्ट है, दूसरा काम की चीज है उसके अंदर बाइल साल्ट्स हैं। बाइल साल्ट्स का काम होता है फैट्स की इमल्सिफिकेशन। अब फैट की इमल्सिफिकेशन से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि अगर आप पानी को और चिकनाई को मिलाएं तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो अब आपके सारे एंजाइम्स पानी में मौजूद हैं और आपने चिकनाई को डाइजेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे? इम्पॉसिबल हो जाएगा कि पानी और वो मिलेंगे नहीं, ना एंजाइम उधर जाएगा ना उसको तोड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप इमल्सिफिकेशन करते हैं फैट्स की। अब ये इमल्शन आपने देखा हुआ है, जिस तरह ये आप दीवारों के ऊपर पेंट करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है इमल्जन, ऑयल इमल्शन, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आपने इमल्शन देखा होगा। तो बेसिकली क्या होता है, आप उस ऑयल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप तेल को और पानी को मिक्स करें और उसको अच्छी तरह फेंटें, बहुत अच्छी तरह फेंटें, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि तेल के छोटे छोटे से बुलबुले बन जाएंगे और उन बुलबुलों के इर्द गिर्द पानी होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही काम उसके अंदर साल्ट्स के मदद से किया जाता है कि वो जो इतना बड़ा सा ऑयल का टुकड़ा है या तेल तैर रहा है तो उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे आप चम्मच से हिला रहे हैं उसे, तो उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। छोटे टुकड़ों के इर्द गिर्द फिर मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक साइज के टुकड़े बनते हैं, उनके इर्द गिर्द एंजाइम्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उस फैट को तोड़ सकते हैं। तो वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना कहलाता है इमल्शन। तो साल्ट को इमल्सिफाई करते हैं और फिर उनको एंजाइम्स तोड़ सकते हैं। बाइल पिगमेंट्स बाज दफा ब्लड के अंदर उनका लेवल ज्यादा हो जाता है, ठीक तरह से लिवर उनको रिमूव नहीं कर पाता और उसकी वजह से आपकी स्किन येलो कलर की हो जाती है। इस कंडीशन को हमने जॉन्डिस का नाम दिया था, पीला यरकान, जब हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था।
फिर बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है और ये कोलेस्ट्रॉल बाज दफा प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल होने की वजह से वो सेपरेट आउट हो जाता है, गाल ब्लैडर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से गाल स्टोन्स बनते हैं, यानी कि वो जो जमा हुआ, जिस तरह आपने वो देखा हुआ है शीरे का जो बर्तन होता है जिसमें वो रसगुल्ले वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो किनारों पे बाज दफा जब वो पड़ी रहे ट्रे के अंदर तो किनारों पे चीनी जमना शुरू हो जाती है क्योंकि वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का भी लेवल जब वो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर होता है बेसिकली इमल्सिफिकेशन के लिए होता है, तो वो जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाता है और काफी देर वो वहां पे पड़ा भी रहता है तो वो भी प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है, वहीं पे जमना शुरू हो जाता है और वो जो जमा हुआ टुकड़ा है वो बाइल गाल स्टोन कहलाता है, गाल स्टोन पित्ते की पथरी, और वो फिर जाहिर है डिस्कम्फर्ट होती है, उसकी वजह से दर्द होता है और वो बाइल की रिलीज को ब्लॉक कर सकता है, पित्ता उसकी वजह से सूज जाता है और उसमें इंफेक्शन वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर लिवर है, लिवर की जिम्मेदारी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करके लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में ले जाना होता है। मिसाल के तौर पे वो अमोनिया जो इंतहाई जहरीली गैस है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है ताकि किडनीज उसको बॉडी से बाहर निकाल सकें, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी जहरीले सब्सटेंसेस आप खाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने जनाब खाए निम के अंदर थे वो रंग बिरंगे चने, वो जो रंग डाला हुआ है पता नहीं वो फूड कलर ठीक था या नहीं था, या आपने गोलियां टॉफियां खाई सस्ती वाली खाई तो उनके अंदर अब जो फूड कलर इस्तेमाल हुए हैं वो लाजमी नहीं है कि वो टेस्टेड हों, वो चाहे पेंट के डब्बे से लेके डाल दिए हों, आपको नहीं पता। तो अब वो जो जहरीले कंपाउंड्स हैं जिनको बॉडी को समझ नहीं आती कि अब इनको हम किधर लेके जाएं, और हो सकता है कि वो बॉडी के अंदर जमा हो जाएं और आपको नुकसान पहुंचाएं, या आपने जनाब बाग में गए वहां से आपने अमरूद तोड़ के खाया, अब अभी कल ही तो उसके ऊपर स्प्रे किया था किसान ने, किसान को क्या पता कि अमरूद लगे हुए हैं तो उनके ऊपर स्प्रे नहीं करना, कोई उनको तोड़ के खा भी सकता है, तो वो अब स्प्रे किया हुआ है तो पेस्टिसाइड आपके जनाब स्टमक में जा रही है, तो वो जहरीले कंपाउंड जो इस तरह फूड के जरिए से आपके बॉडी में दाखिल हो रहे हैं उनको रिमूव करने की जिम्मेदारी लिवर की है। तो अब लिवर इंतहाई नाजुक ऑर्गन है, साइज में काफी बड़ा होता है, वजनी होता है और फ्रेजाइल है, आसानी के साथ जख्मी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी से लड़ाई की, उस दौरान में आपको मुक्का पड़ा, आपकी पसली टूट गई, पसली बड़ी आराम से टूट जाती है तो वो अंदर घुस जाएगी और वो लिवर को डैमेज कर सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। इसी तरह बाज दफा लिवर सूज जाता है, साइज उसका बढ़ जाता है। इसी तरह हार्ट डिजीज के केस में जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो बॉडी में तो उससे भी लिवर को डैमेज होता है, लिवर कैंसर भी हो सकता है हेपेटाइटिस वगैरह के केस में, या अल्कोहल पीने की वजह से भी लिवर कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर हेपेटाइटिस वाला लिवर दिखाया हुआ, अब नॉर्मल लिवर आपने देखा हुआ है जब आपने बकरी का कलीजी देखी होगी, उसकी बड़ी शफाफ चमकदार सा उसका कलर होता है, ठीक है, मरून कलर होता है साफ सुथरा सा, उसके मुकाबले में यहाँ पे आप देखें तो लिवर के ऊपर निशान पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये ज्यादा पुरानी लिवर डिजीज है तो उसमें लिवर की सरफेस काफी ज्यादा खराब हो गई है, सिरोसिस हो चुकी है, और यहाँ पर आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, यहाँ पर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हुआ है, कैंसर हुआ है लिवर को। तो शराब पीने से या हेपेटाइटिस सी के केस में या हेपेटाइटिस बी की वजह से लिवर कैंसर हो सकता है और दूसरे नुकसान भी हो सकते हैं।